Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ, तो हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और पॉलिटी की क्लास में जैसा कि आपको पता है हमने इससे पहले वाली क्लासों में केंद्र सरकार के बारे में पूरा देखा और उसके बाद हमने राजस्थान की जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार के बारे में पूरा देख लिया था। आज की क्लास में हम राजस्थान की जो सरकार है, जैसे हमने राज्य सरकार देखी तो हमने जब देख पढ़ा था इससे पहले तो हमने केंद्र सरकार में केंद्र स्तर की पूरी सरकार देख ली थी। हमने राज्य स्तर का प्रशासन पूरा देखा। आज की क्लास में हम राज्य स्तर के प्रशासन के अंदर कार्य करने वाला स्थानीय स्वशासन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जब बात करें स्थानीय स्वशासन की तो स्थानीय स्वशासन होता क्या है, तो सबसे पहली बात कि आपने देखा कि जब हमने राज्य सरकार पढ़ा तो हमने देखा था कि राज्य की सरकार को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया था। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका और राज्य की न्यायपालिका। तो हमने राज्य की व्यवस्थापिका के अंदर हमने देखा कि उस राज्य का विधानमंडल होता है जिसमें विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है ना। तो ये सारी बातें हमने राज्य के स्तर तक ही की थी। लेकिन अगर हम बात करें एक लोकल स्तर की, एक लोकल लेवल की, हमारे गांव के स्तर की या हमारे शहर के स्तर की, तो हम देखेंगे कि हमारे शहरों में कहीं नगर पालिका है तो कहीं नगर निगम है, तो इसी प्रकार कहीं नगर परिषद है। इसी प्रकार अगर गाँवों की बात करें तो गाँवों में ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है ना। तो ऐसी समितियाँ होती, जिला परिषद है। तो ये जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, ये सारी क्या है कि ये भी क्या है, शासन करने की इकाइयाँ हैं। ये भी क्या है, शासन करने की इकाइयाँ हैं। लेकिन ये शासन कहाँ करती, तो ये एक स्थानीय स्तर पर शासन करती। कहाँ पर करती है, स्थानीय स्तर पर शासन। तो स्थानीय स्तर पर शासन करने की जो प्रणाली है वह क्या कहलाती है, स्थानीय स्वशासन। क्या कहलाती है, स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। तो स्थानीय स्वशासन शासन की एक वैसी प्रणाली होती है, ऐसी प्रणाली है जिसमें निचले स्तर पर जनता को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। देखो, हमने देखा कि हमारा जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत है। देखो, एक तो होता है केंद्रीकृत शासन और एक होता है विकेंद्रीकृत शासन। केंद्रीकृत शासन में क्या होगा, सिर्फ राजा ही शासन करता था। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमारे लोकतंत्र को लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर दिया। अर्थात लोकतंत्र के हमने अलग अलग स्तर बना दिए, है ना। लोकतंत्र को अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे हमने केंद्र स्तर देखा, राज्य स्तर देखा और इस तरह हम स्थानीय स्तर देख रहे हैं। क्लियर। तो क्या इसी प्रकार हमने क्या किया कि हमने जो लोकतंत्र बनाया, लोकतंत्र बनता किससे है कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता द्वारा शासन होता है। किसके लिए होता है, जनता के लिए ही शासन होता है। तो जब किसी स्थानीय स्तर के लोगों को भागीदार बनाकर, जैसे हम गांव की बात करें तो गांव के लोगों को शामिल करके हम वहां का गांव का शासन चलाए, है ना, तो क्या होगा, वह स्थानीय स्वशासन कहलाएगा। इसी तरह अगर शहर के लोगों को शामिल करके शहर की सरकार का चुने, शहर की सरकार बनाए, जैसे नगरपालिका अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वार्ड सदस्य बनाए जाते हैं, है ना, वार्ड की नहीं तो पार्षद होते हैं गाँवों में। उसी प्रकार तो वह जो प्रणाली होती है जिसमें हम निचले स्तर अर्थात जो लोअर स्तर है, जैसे गाँव का अगर बात करें, गाँव का या फिर शहर का भी हो सकता है, तो निचले स्तर की जनता को भागीदार बनाकर हम क्या करें, वहाँ पर शासन करें, तो वह प्रणाली क्या कहलाएगी, स्थानीय स्वशासन कहलाएगी। क्लियर। अब ये स्थानीय स्वशासन जो होता है इसको सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो होगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और दूसरा कहलाता है, देखो, एक तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात गांवों का शासन, है ना। जैसे गांवों में शासन हमने देखा, अभी बात की मैंने कि गांवों में ग्राम पंचायत होती है ना। कुछ गांवों का समूह मिलकर क्या बनती है, ग्राम पंचायत बनती है। फिर ग्राम पंचायतों का समूह अगर देखें तो क्या पंचायत समिति होती है और उसके बाद जिला परिषद भी होती है ना। तो ये कहलाती है ग्रामीण स्वशासन, जहाँ पर सिर्फ गाँवों में किस प्रकार शासन करना है उसके बारे में बात की जाती है। और स्थानीय स्वशासन का दूसरा भाग है वह है नगरीय स्वशासन। पहला भाग तो कहलाता है ग्रामीण स्वशासन और दूसरा भाग कहलाता है नगरीय स्वशासन। अर्थात शहरों में जो शासन की प्रणाली है वह कौन सी होगी, नगरीय स्वशासन होगी। कौन सी होगी, नगरीय स्वशासन। तो नगरीय स्वशासन को हम शहरी स्वशासन भी कह सकते हैं, जबकि गांवों का जो स्वशासन है, गांवों में जो शासन करने की प्रणाली है उसको पंचायती राज कहा जाता है। देखो, बात का ध्यान रखें, पंचायती राज में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पंचायती राज क्या है। तो गांवों में शासन की जो प्रणाली है, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की जो प्रणाली है उस प्रणाली को हम पंचायती राज कहते हैं, जबकि शहरों में जो शासन की प्रणाली है उसकी नगरीय स्वशासन कहते हैं। क्लियर। तो हमने देखा कि यहाँ पर पंचायती राज के सामान्यतः 2 स्तर होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ग्रामीण स्वशासन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपका पंचायती राज और दूसरा शहरी स्वशासन अथवा नगरीय स्वशासन। हमने देखा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की इकाई को, हमने अभी बताया मैंने आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम जो शासन करते हैं, जो शासन की इकाई है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रामीण स्वशासन कहते हैं। और उसी को आप क्या कह सकते हैं,
पंचायती राज भी कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की इकाई को पंचायती राज कहा जाता है। तो हमने इस प्रकार देखा कि सबसे पहले कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता क्या है, अर्थात स्थानीय स्तर की जनता को भागीदार बनाकर वहाँ पर शासन करना, उस क्षेत्र में शासन करना क्या कहलाएगा, स्थानीय स्वशासन कहलाएगा। इस स्थानीय स्वशासन को सामान्यतः दो भागों में बांटा हमने, एक तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक देखा शहरी क्षेत्र का। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हमने देखा, उसको हमने कहा पंचायती राज, और शहरी वाले को क्या कह दिया, नगरीय स्वशासन। क्लियर है। हम बात करते हैं सबसे पहले पंचायती राज की, अर्थात ग्रामीण स्वशासन की, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासन की जो प्रणाली है उसके बारे में। हमने देखा कि भाई शासन दो प्रकार का होता है, एक तो ग्रामीण और एक नगरीय, और ग्रामीण को ही हम क्या कहते हैं, पंचायती राज। तो हम सबसे पहले आज पंचायती राज के बारे में बात करेंगे कि पंचायती राज आखिर है क्या, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज अथवा ग्रामीण स्वशासन के इतिहास के बारे में, पंचायती राज अथवा ग्रामीण स्वशासन के इतिहास के बारे में। तो देखिए कि जब अलग अलग शासन काल हुए थे, उन कालों में भी, पुराने समय में भी, जब पुराने समय था, हम जब प्राचीन समय की बात करते हैं तो प्राचीन समय में भी पंचायती राज का अस्तित्व था, अर्थात ग्रामीण स्वशासन का अस्तित्व था। सबसे पहले बात करेंगे वैदिक काल की, किसकी, वैदिक काल की। तो वैदिक काल जब था, जब हमारा वेदों का समय था, है ना, जब हमने देखे होंगे, आपने पढ़े होंगे बल्कि और क्लासों में कि भाई वेद जो है सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो उस समय जब वैदिक काल जो था, उस वैदिक काल में शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, है ना, शासन की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाती थी, गांव कहलाती थी, ग्राम कहलाती। वैदिक काल में शासन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते थे, ग्राम कहते थे। और उस शासन की सबसे छोटी इकाई का जो मुखिया था वह क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता। जिस प्रकार अगर हम आज वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्तमान में भी हमारा गाँव है। सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारे गाँव। और उस गांव का जो मुखिया होगा, उस शासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव है, उस गांव का मुखिया कौन कहलाता है, सरपंच होता है। कौन होता है वर्तमान समय में, सरपंच। उसी प्रकार प्राचीन समय में अर्थात वैदिक काल में शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, ग्राम थी, जिसे ग्राम कहा जाता था, और उस ग्राम का जो मुखिया होता था वह ग्रामणी कहलाता था। बात करें वैदिक काल के बाद बौद्ध काल की, बौद्धिक एरा की, तो बौद्ध काल में उस समय भी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही थी, है ना। जो वैदिक काल में थी वही इकाई शासन की सबसे छोटी इकाई बौद्ध काल में थी। और बौद्ध काल में इस ग्राम का अर्थात शासन की सबसे छोटी इकाई का जो मुखिया होता था उसको ग्राम योजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्राम योजक। देखो वैदिक काल में ग्रामण कहते थे उस व्यक्ति को, तो उसको बौद्ध काल में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ग्राम योजक कर दिया गया। बात करेंगे मौर्य काल की, और मौर्य काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही थी, जिसका जो मुखिया है वह ग्रामिक था। कौन था, ग्रामिक। देखो मुखिया के नाम बदल रहे हैं, बाकी शासन की सबसे छोटी इकाई पुराने प्राचीन समय से यही चली आ रही है, गांव कहो या ग्राम कहो। क्लियर। अब वैदिक काल में मुखिया था ग्रामणी, बौद्ध काल में ग्राम योजक, मौर्य काल में ग्रामिक। तो इसी तरह मुगल काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही थी, और उस मुगल काल में ग्राम का सबसे बड़ा जो मुखिया था वह मुखिया कौन होता था, मुकद्दम कहलाता था। क्या कहलाता था वह, मुकद्दम। उसी प्रकार बात करें वर्तमान समय की अर्थात आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम है, अर्थात जिसे हम गाँव कह सकते हैं। और उस गांव का वर्तमान समय में मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। जब हमने इस प्रकार कुछ स्थानीय स्वशासन का थोड़ा सा इतिहास देखा, अलग अलग कालों में हमने देखा वैदिक काल, बौद्ध काल, मौर्य काल, मुगल काल और आधुनिक समय अर्थात आधुनिक काल। क्लियर। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल की, कि जब भारत में जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय पंचायती राज की क्या स्थिति थी, उस समय ग्रामीण स्वशासन की क्या स्थिति थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्रिटिश काल के दौरान क्या था कि ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ब्रिटिश काल के दौरान क्या हुआ था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। क्यों हुई थी, क्योंकि अंग्रेज भारत में क्या करने आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। किस लिए आए थे अंग्रेज भारत में, व्यापार करने के उद्देश्य से। जब उन्होंने अपने विदेशी माल को रेल के माध्यम से गाँव गाँव पहुँचा दिया, अंग्रेज जब भारत में क्या करना है, व्यापार करना है, ये यहाँ से क्या करते, कच्चा माल ले जाते और तैयार माल लाकर भारत में बेचते। और इन्होंने क्या कर दिया, रेलों का विकास कर दिया, है ना, ऐसे साधनों का विकास कर दिया, परिवहन के साधनों का विकास कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये तैयार माल गाँवों तक पहुँचने लगा। तो जब तैयार माल गाँवों तक पहुँचने लगा तो इससे क्या हुआ कि जो गाँव के जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योग थे जो गाँव में, वह पूरी तरह नष्ट हो गए। क्यों, उसका कारण ये था कि गाँव के जो कुटीर उद्योग में जो तैयार माल मिलता उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में कौन देते थे, अंग्रेज देते थे। और दूसरी चीज़, उसका जो कीमत थी वह कीमत भी कम थी। तो लोग हमेशा, एक बात है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ज़्यादा कीमत से कम कीमत की वस्तुएं खरीदना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज भारत में आए तो इसका परिणाम यही हुआ कि गाँवों के जो कुटीर उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, वह बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। ये बात कर रहे हैं ब्रिटिश काल की। परिणाम स्वरूप ग्रामीण प्रशासन भी अंग्रेजों के अनुसार चलने लगा, क्योंकि पहले ग्रामीण प्रशासन मैंने आपको बताया कि एकदम मुक्त था। ग्रामीण प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, और हर काल में उस ग्रामीण प्रशासन की इकाई का मुखिया अलग अलग बताया मैंने आपको।
है ना। लेकिन जब ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज जब भारत में प्रवेश कर गए तो उनके कारण क्या हुआ, ग्रामीण कुटीर उद्योग बुरी तरह नष्ट हो गया। और ऐसा होने के कारण क्या हुआ कि इस गाँव का जो शासन था वह शासन अंग्रेजों के द्वारा चलने लगा एवं स्थानीय स्वशासन अंग्रेजों के समय समाप्त हो गया। अर्थात अंग्रेजों के समय जो शासन था वह किसके द्वारा चलने लगा, अंग्रेजों के द्वारा चलने लगा। और जो हमारा स्थानीय स्वशासन जो पहले से हमारे समय में व्याप्त था, बौद्ध काल में बात करें, चाहे मुगल काल की बात करें, चाहे मौर्य काल की, वो जो पहले से शासन जो चलता था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्लियर। अब देखें इस दौरान 1864 में, कब, 1864 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। हमने क्या किया कि जब अंग्रेज हमारे देश में आ गए तो हमारा स्थानीय स्वशासन नष्ट हो गया था, स्थानीय स्वशासन पूरी तरह समाप्त हो गया। 1864 में भारत सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई और उस प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई। देखो सबसे पहले कि भाई स्थानीय स्वशासन का जो नियम था, जो कानून थे, वो सारे समाप्त हो चुके थे। 1864 में पुनः एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। अर्थात स्थानीय स्वशासन को हमने क्या कर दिया, 1864 में मान्यता दे दी। क्लियर। 1870 में, देखो 1864 के बाद की बात कर रहा हूँ, 1870 में लॉर्ड मेयो ने, इसका नाम याद रखें, नाम पूछा गया है, लॉर्ड मेयो ने शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास के विषय पंचायती राज को दे दिए। सबसे पहले हमने क्या किया, 1864 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लेके आए और बाद में लॉर्ड मेयो जब आए भारत में तो इन लॉर्ड मेयो ने क्या किया, 1870 के समय शिक्षा का विषय, स्वास्थ्य का विषय और ग्रामीण विकास के विषय, अर्थात शिक्षा पर कोई कार्य करना है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई कार्य प्रगति करनी है या स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना बनानी है अथवा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कोई कार्य करना है तो यह सारा कार्य किसको सौंप दिया, ये सारे विषय पंचायती राज को अर्थात स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन में भी कौन सा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को सौंप दिए गए। किसके द्वारा, 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। क्लियर। तो हमने यहाँ पर ब्रिटिश काल देखा। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल में आगे, 1864 देख लिया, 1870 देखा, 1882 की बात करते हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन ने, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनका ध्यान रखें। 1870 में तो लॉर्ड आप पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो और 1882 में लॉर्ड रिपन। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। देखो 1864 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था और स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। ठीक, फिर 1870 का अलग बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं 1882 के लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव की। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा पूरे देश में तालुका बोर्ड एवं जिला बोर्ड की स्थापना की गई। देखिए पहले क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों का जब शासन था तो भारत जो है अनेक रियासतों में बटा हुआ था, भारत में अनेक छोटी बड़ी रियासतें थी। लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया, एक प्रस्ताव पारित किया और एक प्रस्ताव पारित करके तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड की स्थापना की। जिस प्रकार वर्तमान समय में हमारे जिले होते हैं उसी प्रकार जिलों की स्थापना की और जिस प्रकार हमारे वर्तमान समय में तहसील अथवा उपखंड होते हैं उसी प्रकार उस समय तालुका बोर्ड की स्थापना की। किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने। कब की, 1882 में। किसकी स्थापना की, ध्यान रखें, तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई, लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि जब तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड की स्थापना कर दी, अर्थात हमने किसी न किसी प्रकार की एक शासन की एक नींव रखी, हमने एक शासन की एक प्रणाली की नींव रखी। इसलिए लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने ही सबसे पहले जिलों के गठन किए, सबसे पहले तालुका बोर्ड अर्थात तहसीलों के गठन किया, है ना। तो इसलिए लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को, ये प्रस्ताव जो लाया 1882 में, इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होगा आधार प्रदान करना। स्थानीय स्वशासन को क्या करना, बेस अर्थात आधार प्रदान करना, आधार प्रदान करना। तथा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक एवं भारत का उद्धारक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 1882 में एक प्रस्ताव पारित करके भारत में तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड की स्थापना की थी। किसके द्वारा की, एक प्रस्ताव पारित किया स्थानीय स्वशासन का, जिसमें तालुका बोर्ड जिसको कहते हैं तहसील की स्थापना और जिला बोर्ड जिसका मतलब जिले की स्थापना की। अब इस प्रस्ताव ने क्या कर दिया कि भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी, उसी समय से स्थानीय स्वशासन पुनः प्रारंभ हो पाया, है ना। तो इसलिए इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं और इसी कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक एवं भारत का उद्धारक कहा जाता है। इन्होंने भारत का क्या किया था, उद्धार किया था भारत का। और वर्ष 1919 के अधिनियम में आंशिक रूप से एवं 1935 के अधिनियम में पूर्ण रूप से पंचायती राज को राज्य सूची का विषय बना दिया गया। देखो कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे राज्य सूची के विषय हैं, केंद्र सूची है और समवर्ती सूची। देखो केंद्र में क्या होती है, हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची और एक होती है समवर्ती सूची।
अब ये सूचियाँ क्या होती है? तो जैसे बात करें, कुछ विषय होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार अगर केवल केंद्र को है तो वह विषय किसका होगा? वह केंद्र सूची का विषय होगा। किसका होगा? केंद्र सूची का। इसी प्रकार कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार उस राज्य को भी होता है और भारत की संसद को भी होता है, तो वह विषय किस में आएंगे? राज्य सूची में आएंगे। सॉरी, वह विषय समवर्ती सूची में आएंगे, तो समवर्ती सूची में आएंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र भी कानून बना रही है और राज्य भी बना रही है। जब दोनों मिलकर कानून बनाते हैं तो वह समवर्ती सूची में आते हैं। जब केवल केंद्र कानून बनाती है तो केंद्र सूची में। जब केवल राज्य सरकार ही उस विषय पर कानून बना सकती है तब वह विषय किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। जैसे हम बात करें शिक्षा की, शिक्षा एक हमारा विषय है ना, तो शिक्षा के लिए कानून कौन बनाएगा? तो शिक्षा के लिए कानून, जैसा कि आपको पता है, केंद्र में केंद्र सरकार भी बनाती है और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार भी शिक्षा के लिए कानून बनाती है। तो शिक्षा का जो विषय है वह समवर्ती सूची का विषय होगा। किसका विषय होगा? समवर्ती सूची का। अर्थात शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार उस राज्य की सरकार को भी होगा और देश की केंद्र सरकार को भी होता है। क्लियर? तो यह सूचियाँ जो होती है, तो हमने क्या किया कि 1919 का एक अधिनियम पारित किया था और उस अधिनियम के द्वारा इस कुछ विषय को देखो, आंशिक लिखा हुआ है, आंशिक दैट मीन्स कुछ विषय को हमने क्या कर दिया? पंचायती राज को सौंप दिया। पंचायती राज के जो कुछ विषय थे उनको हमने किसको दे दिया? राज्य सूची में शामिल कर दिया। लेकिन वर्ष 1935 में एक अधिनियम पारित करके सारे जितने भी विषय हैं, वो पंचायती राज के जितने भी सारे विषय हैं, उनको किसमें सौंप दिया गया? राज्य सूची को, राज्य सूची में जोड़ दिया गया, राज्य सूची में समाहित कर दिया गया। क्लियर? आगे देखिए साहब, आज़ादी के समय महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी की बात आती है। महात्मा गांधी की एक किताब थी और किताब का नाम था माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। एक किताब थी और किताब का नाम था माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। और उस किताब में महात्मा गांधी ने कहा कि आज़ादी की शुरुआत निचले स्तर से हो एवं प्रत्येक गाँव में पंचायत का राज होना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपनी किताब में कहा कि जो हम भारत की जब आज़ादी हो रही थी, जब भारत को आज़ादी मिल रही थी 1947 के समय, तब कहा कि हमारे देश में आज़ादी की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? निचले स्तर से, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से आज़ादी का प्रारंभ होना चाहिए और प्रत्येक गांव में किसका राज होना चाहिए? उस गांव की पंचायत का राज होना चाहिए। गांधी जी की इस ग्राम स्वराज की, अर्थात गांवों को स्वतंत्र करने की, गांवों को स्वयं का राज देने की अवधारणा का जो वर्णन है वह उनकी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में भी किया गया है। ये बात पूछी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी की कौन सी पुस्तक में ग्रामीण स्वराज का वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर होगा माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। किसकी किताब थी? महात्मा गांधी की। और उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा का वर्णन किया अपने किताब में और उस किताब में कहा कि यदि भारत की वास्तविक आज़ादी आप चाहते हो तो आज़ादी का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों से होना चाहिए, निचले स्तर से होना चाहिए और प्रत्येक गांव में जो शासन है, जो शासन चलता है वह किसका होना चाहिए? उस गाँव की पंचायत का होना चाहिए। यह बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। क्लियर? आगे देखिए साहब, अतः 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, देखो 1947 के समय महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, आज़ादी के समय ये बात कही, तो जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। क्लियर? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान बन गया, और जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में क्या किया गया कि पंचायती राज का जो विषय है उसको नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में, और भाग 4 के भी तहत अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 40 में। किसको? पंचायती राज के विषय को। तो पंचायती राज एक संवैधानिक विषय है, संविधान से संबंधित है। क्लियर? तो इस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगी एवं उन्हें अधिकार व शक्तियाँ प्रदान करेगी। देखो हमने क्या किया कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में पंचायती राज को अनुच्छेद 40 में सम्मिलित कर दिया। अनुच्छेद 40 में भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 40 में शामिल कर दिया। तो इस अनुच्छेद 40 में क्या वर्णन किया गया? अनुच्छेद 40 कहता क्या है? तो अनुच्छेद 40 के अनुसार कहा गया है कि जो राज्य है वह राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएंगे। राज्य क्या करेंगे? ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे एवं उन्हें अधिकार व शक्तियाँ प्रदान करेंगे। किसके तहत कहा गया? यह अनुच्छेद 40 के तहत कहा। किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत भारतीय संविधान कहता है कि राज्य जो है पंचायती राज का गठन करेगा अपने राज्य में। राज्य की जो सरकार है वो अपने राज्य में क्या करेगी? पंचायती राज का गठन करेगी और इन्हें क्या देगी? अधिकार व शक्तियाँ प्रदान करेगी। यह बात कही गई है भारत के संविधान में, जब भारत का मूल संविधान लिखा गया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्लियर? आगे बात करते हैं, हमने भारतीय संविधान देखा, अब बात करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ और इसकी क्या है, इसके क्या क्या परिणाम रहे। तो देखें,
कि स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए। जैसा कि आपको पता है, हमने देखा कि जब अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था थी वह पूरी तरह उनके कारण बर्बाद हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के तैयार माल गाँवों तक पहुँचने लगे और गाँवों के जो है कुटीर उद्योग, गाँवों के लघु उद्योग नष्ट होने लगे। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया कि ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए, भारत की सरकार ने ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए 2 अक्टूबर 1952 अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। क्योंकि हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में संसाधन जो है देश का बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। क्योंकि हमारे अंग्रेज जो थे वो भारत के सारे संसाधन, सारा धन वन सब कुछ लूट कर ले जा चुके थे। तो अतः गाँवों के विकास के लिए सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ये क्यों प्रारंभ किया? तो जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उनके जीवन स्तर में वृद्धि के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया। 2 अक्टूबर 1952 को किया गया और इस कार्यक्रम की प्रेरणा जो है भारत सरकार को अमेरिका से मिली। कहाँ से मिली? अमेरिका से। किस लिए किया? तो मैंने आपको बताया कि ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए। इसके साथ साथ इनका उद्देश्य क्या था कि गाँवों को मजबूती प्रदान करना। क्यों? क्योंकि गाँवों का उद्योग जो था, गाँवों की जो अर्थव्यवस्था थी वह बिल्कुल चौपट हो चुकी थी, बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। इसलिए हमने सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था गाँवों को मजबूती प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना। देखो, हमारे अगर बात करें गाँवों की, तो अगर प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में लोगों के पास तकनीक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे हम कृषि क्षेत्र की ही बात करें तो कृषि क्षेत्र में वही अपने बैल लेकर वो खेती किया करते थे। उनके पास किसी प्रकार की उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्नत किस्म के बीज नहीं थे किसानों के पास। तो सरकार ने क्या किया, इस कार्यक्रम के तहत, इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत इनका उद्देश्य था कि जो भारत के किसान हैं, जो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवाई जाए, गाँवों को मजबूती प्रदान की जाए। और दूसरा एक अन्य उद्देश्य था कि सस्ते व उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करना। कि अगर हम बात करें किसी अर्थव्यवस्था की अथवा किसी देश की, तो देश की जो मूलभूत आवश्यकता है वह क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमने सबसे पहले ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे सबसे पहली है अपनी रोटी अर्थात भोजन। तो भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? हमें कृषि से। और कृषि की क्रिया जो है कहाँ होती है? मुख्य रूप से कृषि कार्य जो है उस समय गाँवों में होता था। अर्थात गाँवों की जो है 90% जनसंख्या कृषि कार्य में जुड़ी हुई थी, कृषि कार्य से संलग्न थी। तो ऐसे में गाँवों के विकास के लिए, क्योंकि हमारा आधार ही क्या है? कृषि का विकास करना। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? गाँवों का विकास करना पड़ेगा, अर्थात किसानों को सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया? गाँवों को मजबूती प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। उस कार्यक्रम का उद्देश्य था गाँवों को मजबूती प्रदान करना, आधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराना, ताकि वो क्या है, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सके और गाँवों को क्या किया जा सके? आत्मनिर्भर किया जा सके। क्यों? क्योंकि आज़ादी के समय एक ऐसी कंडीशन भी थी जब भारत खाद्यान्न के लिए, अर्थात खाने के अन्न के लिए, अन्न जो है हमारा जो भोजन है, हमें जैसे हम अन्न की बात करें, मक्का है, गेहूँ है, तो इनके लिए भी भारत अन्य देशों पर निर्भर था, अन्य देशों से खरीदता था, है ना। लेकिन हमने क्या किया? इसको मजबूती प्रदान करने के लिए हमने नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की किसानों को। इसके साथ साथ सस्ते व उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाए किसानों को, जिससे क्या हो सके? हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि हो सके, देश में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन हो सके। इसके साथ साथ हमने क्या किया कि सरकारी तंत्र एवं ग्रामीण जनता के मध्य दूरियां कम करना। सरकारी जो सुविधाएं हैं वह ग्रामीण जनता को पहुंचाना, उनके मध्य जो दूरियां बनी हुई है उन दूरियों को कम करने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। क्लियर? अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए? तो इसके प्रावधान देखें कि इसके तहत 1952 में सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। सबसे पहले हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया 2 अक्टूबर 1952 को। तो इसके तहत सरकार ने क्या किया? सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना किया था कि एक मिनिस्ट्री बना दी, एक मंत्रालय बना दिया और उस मंत्रालय को नाम दिया सामुदायिक विकास मंत्रालय, जिसे वर्तमान में हम कृषि मंत्रालय के रूप में जानते हैं। तो कृषि मंत्रालय का हो या सामुदायिक विकास मंत्रालय का हो, बात एक ही है। स्थापना कब हुई थी? 1952 में, और इसके उद्देश्य मैंने आपको पहले बता दिए। अब ये जो कार्यक्रम लागू किया हमने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया, तो इस कार्यक्रम के क्या क्या परिणाम रहे, क्या क्या रिजल्ट रहे, क्या यह कार्यक्रम सफल हुआ अथवा नहीं? तो देखिए, यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। आज़ादी के बाद जो भारत में जो कार्यक्रम लागू किया गया वह पहला कार्यक्रम था आज़ादी के बाद लागू होने वाला सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है कि गाँवों को मजबूती प्रदान करना, गाँवों को सुविधाएं प्रदान करना। क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या कहा था? जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले, महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा।
तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में कहा गया था कि अगर भारत की वास्तविक आज़ादी चाहते हो तो हमें किसके आज़ाद करना पड़ेगा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को आज़ाद करना पड़ेगा। वास्तविक जो विकास होगा भारत का वह कहाँ से होगा, ग्रामीण क्षेत्र से होगा, जिसको महात्मा गांधी ने एक ग्राम स्वराज का नाम दिया, अर्थात गांवों का स्वयं का शासन नाम दिया। स्वराज का मतलब क्या था, गांवों का स्वयं का शासन, स्वयं का राज, है ना। तो उसके तहत हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया, लेकिन यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा। और असफल रह गया, उसका कारण क्या था कि यह कार्यक्रम अपने कर्मचारियों तक ही सीमित रह पाया, यह किसानों तक इस कार्यक्रम के लाभ नहीं पहुंच पाए। यानी जो उन्नत किस्म के बीज है, अच्छी अच्छी जो टेक्नोलॉजी है, वह सारी किसानों तक नहीं पहुंच पाई। इस कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया वह समाप्त हो चुका था। इस प्रकार यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम देखा। अब बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले हमने देखा स्थानीय स्वशासन से स्टार्ट किया। हमने स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा, एक था ग्रामीण स्वशासन और एक था शहरी स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन की हमने कहा कि इसको पंचायती राज कहा जाता है, और हम पंचायती राज नहीं हमने स्टार्ट किया था। और पंचायती राज में हमने उसकी अवधारणा देखी, उसका इतिहास देखा कि किस प्रकार प्राचीन क्षेत्रों में पंचायती राज को क्या कहा जाता था, गाँवों को क्या कहा जाता था, उसका मुखिया कौन होता था। उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश काल, और ब्रिटिश काल में गाँवों की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है भारत के गाँवों में प्रवेश कर चुके थे, और भारत की इससे क्या हो चुकी थी, अर्थव्यवस्था, भारत के गाँवों की जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण जो उद्योग है, कुटीर जो उद्योग है, वह सारे नष्ट हो चुके थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय उन सारी हानियों से उबरने के लिए सरकार ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया, लेकिन वह कार्यक्रम असफल रहा। उसके पश्चात सरकार ने एक समिति गठित की, और समिति का नाम रखा गया बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान से पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ये समितियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सारी समितियाँ बताऊंगा। सबसे पहली समिति गठित की सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन कब किया गया, तो बात करें गठन की तो 16 जनवरी 1957 के दिन, 16 जनवरी 1957 के दिन बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना। अर्थात जो हमारा कार्यक्रम जो पहले फेल हो चुका था, जो कार्यक्रम हमारा चल रहा था, उस कार्यक्रम को बढ़ावा देना, क्योंकि उस कार्यक्रम असफल हो रहा था, उसके उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो उस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की, और समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर? और इस समिति का एक और उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सुझाव देना, क्योंकि हमारा जो पहले जो शासन था अंग्रेजों के समय, वह बिल्कुल केंद्रीकृत शासन था, अंग्रेज ही शासन संभालते थे। लेकिन अब क्या था कि अब हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना था। भारत जब आज़ाद हो चुका था, अंग्रेज भारत से जा चुके थे, तो उस दौरान हमें क्या करना था, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना था, लोकतंत्र को अलग अलग स्तरों में बांटना था। तो इस हेतु सरकार ने सुझाव लेने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य पहला तो हमने बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हमारा असफल हो रहा था उसको बढ़ावा देना, है ना। और दूसरा कार्यक्रम था दूसरा उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सुझाव देना। क्लियर? समिति कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। अब इस समिति ने सुझाव क्या दिए, तो इस समिति ने सुझाव दिया कि लोकतंत्र का क्या कर दिया जाए, विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, अर्थात लोकतंत्र को अलग अलग स्तरों पर बांट दिया जाए। ये इस समिति का सुझाव क्या था कि लोकतंत्र को बांट दिया जाए, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जाए। और इस समिति ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए, क्योंकि पहले हमारे पास केंद्र सरकार तो पहले से थी, राज्य सरकार भी थी हमारे पास। हमने स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण करना था, स्थानीय लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना था। तो इस समिति ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए, अर्थात 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाए राज्यों में। तो इसमें 3 स्तर हमने बताए। सबसे निचला स्तर हमने इस समिति ने बताया कि सबसे जो नीचे वाला स्तर है देश का, वह ग्राम पंचायत होनी चाहिए। सबसे नीचे का स्तर कौन सा बताया, ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर बताया इन्होंने पंचायत समिति, और तीसरा स्तर बताया जिला परिषद। बलवंत राय मेहता जो समिति बनाई गई, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाना चाहिए। किसका गठन किया जाना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अर्थात पंचायती राज की जो व्यवस्था है, ग्रामीण स्वशासन की जो व्यवस्था है, उसके 3 स्तर होने चाहिए। कितने स्तर होने चाहिए, 3 स्तर। सबसे जो नीचे वाला स्तर होगा गाँवों का, वहाँ पर क्या स्थापित की जाए, ग्राम पंचायत स्थापित की जाए। क्लियर? जैसा कि आज हमारे वर्तमान समय में भी यही है। हमारे अगर सबसे नीचे स्तर की बात करें शासन की, तो सबसे जो निम्न स्तर है गांवों में, वह क्या है, ग्राम पंचायत होती है। क्लियर? और ग्राम पंचायतों का समूह मिलकर एक पंचायत समिति बनती है। आपने पढ़ा ही होगा, आपने देखा भी होगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। और पंचायत समितियों का समूह मिलकर क्या बनती है, जिला परिषद बनती है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर 3 स्तर देखे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया है, तब आपका आंसर सीधा होना चाहिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन का सुझाव दिया गया।
अब आगे देखिए कि इसके और सुझाव क्या थे कि पंचायत समिति जो है वह एक कार्यकारी निकाय होगी। इसने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाई जाए, एक तो ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति, एक जिला परिषद। और कहा कि जो कार्यकारी निकाय होगी अर्थात जो कानून बनाएगी, जो नियम बनाएगी, वह कौन बनाएगी? पंचायत समिति बनाएगी। कौन बनाएगी? पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होगी। कार्यकारी निकाय अर्थात कार्य करने वाली निकाय कौन होगी? पंचायत समिति। जबकि जिला परिषद की भूमिका क्या होगी? सलाहकारी होगी और पर्यवेक्षण की होगी। सारे कानून बनाना, उनको लागू करना, ये सारा कार्य किसका है? पंचायत समिति का। लेकिन जिला परिषद क्या करेगा? एक पर्यवेक्षण करेगा अर्थात उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, उनका निगरानी करेगा और सलाह देगा। तो ये कार्य किसने, ये जो सलाह है वो किसने दी थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। सबसे पहली बात कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो 16 जनवरी 1957 को हुआ। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना हेतु सुझाव देना। और उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो असफल हो रहा था उसको बढ़ावा देना। तो इस समिति ने सुझाव क्या दिए कि सबसे पहला सुझाव दिया कि लोकतंत्र का क्या कर दिया जाए? विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, लोकतंत्र को अलग अलग भागों में बांटा जाए। और इसने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। 3 स्तर में सबसे पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। और इसके साथ साथ सुझाव दिया कि जो कार्यकारी निकाय है अर्थात कार्य करने वाले निकाय कौन होगी वास्तविक रूप में? पंचायत समिति होगी। और उसको सलाहकार कौन होगा? उसको निगरानी रखने वाला कौन होगा? उस क्षेत्र की जिला परिषद होगी। यह सारे सुझाव किसने दिए? बलवंत राय मेहता समिति ने। क्लियर? ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए बलवंत राय मेहता समिति का। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं इसी समिति में कि समिति की रिपोर्ट एवं सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजा गया। इस समिति की रिपोर्ट और सिफारिश को क्या किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजा गया, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारी देखो देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती थी, देश का विकास करना था। तो हमने क्या किया कि जो बलवंत राय मेहता समिति बनाई, उस समिति की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो सिफारिशें थी, उसके जो सुझाव थे, उन सुझावों को हमने राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजा। ऐसा क्यों किया? एक्चुअली हुआ क्या था कि हमने देश के विकास के लिए पहले एक कार्यक्रम चलाया था और कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना। भारत सरकार ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था और वह कार्यक्रम असफल हुआ। तो ऐसे में देखो सरकार के पास एक बार सरकार को नाकामी हाथ में लग चुकी थी, सरकार को एक बार असफलता हाथ लग चुकी थी। तो ऐसे में सरकार हर कदम सोच समझ कर ले रही थी। तो जब सरकार को बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि भाई आप त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करो, तो सरकार ने क्या कर दिया? उस समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखा और राष्ट्रीय विकास परिषद से उसे सुझाव मांगे कि क्या हमें इस समिति की सिफारिश को मानना चाहिए अथवा नहीं। क्लियर? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। इस समिति की जो सिफारिशें थी अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए, उस सिफारिश को किसने मान लिया? राष्ट्रीय विकास परिषद ने मान लिया। तो परिणाम स्वरूप देखो जब राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक्सेप्ट कर ली उस बात को, सिफारिशों को मान लिया, तो इस व्यवस्था की जांच करने हेतु और इसकी टेस्टिंग करने हेतु देखो सबसे पहले देखो सरकार बहुत सोच समझकर कार्य कर रही थी, क्योंकि सरकार एक बार पहले असफल हो चुकी थी। जैसा कि आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बताया कि सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च किया था, लेकिन वो कार्यक्रम फेल हो चुका था। तो उसके बाद सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की गठित की। इस समिति ने सिफारिश कर दी कि भाई आप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करो। क्लियर? तो सरकार बिल्कुल सोच समझकर कार्य कर रही थी, तो इसलिए उसने राष्ट्रीय विकास परिषद को से अनुमति मांगी और राष्ट्रीय विकास परिषद ने जब अनुमति दे दी, तब सरकार ने तब भी सोचा कि क्या पता कहीं ये कार्यक्रम है जो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज है कहीं असफल ना हो जाए। तो इसके लिए सरकार ने पहले क्या किया? इसका परीक्षण करवाया, इसकी टेस्टिंग कराई कि यह वास्तव में सही है अथवा नहीं। यह स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्रामीण प्रशासन जिसे पंचायती राज कहते हैं, वह वास्तव में सही है अथवा नहीं। इसकी जाँच करने, इसकी टेस्टिंग करने हेतु 1 अगस्त 1958 को इसे आंध्र प्रदेश राज्य में लागू किया। कहाँ लागू किया? 1 अगस्त 1958 को इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया, जहाँ इसके सकारात्मक परिणाम दिखे। हमने क्या कर दिया कि इससे पहले हमारे ग्रामीण स्वशासन था ही नहीं, पंचायती राज नहीं थी जब ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल में समाप्त हो चुका था। तो पुनः स्थापित करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठित की। समिति ने कहा कि भाई आप पंचायती राज के 3 स्तर बनाओ, पहला ग्रामीण जैसे ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने यह रिपोर्ट रखी गई, यह सुझाव रखे गए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन सुझावों को मान लिया। अब मान लिया तो सरकार बिल्कुल सारे कदम सोच समझकर बिल्कुल अच्छे ढंग से ले रही थी। तो सरकार ने क्या किया कि इसकी पहले टेस्टिंग कराना सही समझा। सरकार चाह रही थी कि क्या वास्तव में त्रिस्तरीय पंचायती राज सफल होता है अथवा नहीं, इसकी जांच करना चाहती थी। तो इस कार्यक्रम को सरकार ने सबसे पहले कहाँ लागू किया? आंध्र प्रदेश राज्य में लागू किया। अब जहाँ इसके कैसे परिणाम मिले? एकदम सकारात्मक परिणाम मिले, पॉजिटिव रिजल्ट इसके
मिले। तत्पश्चात क्या किया कि जब एक क्षेत्र में इसके अच्छे परिणाम मिले तब सरकार ने सोचा कि यह कार्यक्रम बिल्कुल सही है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एकदम सही है, इसे लागू करना चाहिए। तो परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 1959 को, डेट का ध्यान रखें, स्पेशल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और पूछा गया कई बार है कि 2 अक्टूबर 1949 को सरकार ने राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव से इस पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया। किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से किया गया। क्लियर? और इस पंचायती राज को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। कैसा राज्य था? इस पंचायती राज को लागू करने वाला, इस पंचायती राज को अपनाने वाला देश में पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान बना था। क्लियर? अब यहाँ पर जब पंचायती राज हमारे राजस्थान में लागू हुआ तो इसके 9 दिन बाद, कितने दिन बाद? 9 दिन बाद, अर्थात 11 अक्टूबर 1959 को इसे आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? 11 अक्टूबर 1959 को इसे आंध्र प्रदेश राज्य में लागू किया। अर्थात हमने क्या किया कि जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की, जिसमें हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू कर दी, हमने एक तो ग्राम पंचायत बनाई, हमने ग्राम पंचायत बनाई, पंचायत समिति बनाई और जिला परिषद का गठन कर दिया। तो सबसे पहले ये जो गठन है वह राजस्थान में हुआ। राजस्थान में गांवों के विकास के लिए हमने ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी, पंचायत समिति की स्थापना की और इसी प्रकार जिला परिषद की स्थापना की। ठीक, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है राजस्थान में लागू की गई। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ध्यान रखिए, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुआ था। उसका शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्लियर? और दूसरा राज्य जो था वह आंध्र प्रदेश था, 11 अक्टूबर 1960 को। इस प्रकार हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या है, इसे किस प्रकार प्रारंभ किया। और इसे प्रारंभ करने के कुछ समय पश्चात भारत में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। हमने 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन इसको प्रारंभ करने के बाद एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गए भारत के सामने, जिसमें सबसे पहला क्या क्या था? एक तो था 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। 1962 में क्या हो गया? भारत और चीन का युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। क्लियर? तो इस कारण जो ये पंचायती व्यवस्था है वह पूरे भारत में स्थायी रूप से लागू नहीं हो पाई। इसके जो उद्देश्य थे वह पूरे रूप में, संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। तो तत्पश्चात जब ये राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात जनता पार्टी सरकार, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जो जनता पार्टी सरकार बनी, उसने पंचायती राज को पुनः गठित करने हेतु, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का पुनः गठन करने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में अशोक मेहता समिति का गठन किया 1977 में। देखो, सबसे पहले हमने, वापस थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पंचायती राज को हम ग्रामीण स्वशासन को ही पंचायती राज कहते हैं, अर्थात गांव में शासन करने की जो व्यवस्था है उसको पंचायती राज कहते हैं। क्लियर? अब हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना था। और अगर इतिहास की बात करें तो हमने यहाँ देखा कि जब अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के समय भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वह बिल्कुल चौपट हो चुकी थी, बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। तो उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु, गांवों के विकास हेतु, कि जैसा कि आपको पता है महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर देश का सर्वांगीण विकास करना है, देश में वास्तविक आज़ादी लानी है, तो हमें विकास किसका करना पड़ेगा? ग्रामीण क्षेत्रों का, स्थानीय स्वशासन की जो सबसे नीचे वाली इकाई है उनका विकास करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि देश को मजबूती प्रदान करने हेतु, देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया। केंद्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया, लेकिन वह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। तो उस पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम में असफलता की जांच करने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठन की गई। इस समिति ने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। किसका अपनाया जाना चाहिए? त्रिस्तरीय पंचायती राज। और त्रिस्तर इसने बताए, सबसे पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस व्यवस्था को अपनाने के सुझाव दिए। परिणाम स्वरूप हमने 2 अक्टूबर 1959 को इसे राजस्थान में लागू किया, 11 अक्टूबर 1959 को इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया, लेकिन लागू करने के कुछ समय पश्चात राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। अर्थात ये जो हमने लागू की, ये संस्थाएं स्थापित की पंचायती राज की त्रिस्तरीय, यह सही रूप से, सही मायने में लागू नहीं हो पाई। और इसके कारण क्या थे? एक तो 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार गिर गई और उस दौरान पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और उस गैर कांग्रेसी सरकार ने, अर्थात जनता पार्टी की सरकार ने, इस पंचायती राज को पुनः गठित करने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
और इसका समिति का गठन 1977 में किया गया। कौन सी समिति थी? तो समिति का नाम याद रखें, अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। तो अब हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति के बारे में। सबसे पहले हमने देखा पंचायती राज समिति, जिसने सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाए। फिर बाद में समिति बनी अशोक मेहता समिति। गठन कब हुआ? तो गठन आपको पता है वर्ष 1977 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि पंचायती राज व्यवस्था के पुनर्गठन हेतु सुझाव देना, क्योंकि हमने पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की वह राजनीतिक संकट से गिर चुकी थी। इस हेतु पंचायती राज व्यवस्था को वापस स्थापित करना था, पुनः लागू करना था। तो इसके पुनः गठन के लिए हमने क्या किया? अशोक मेहता समिति का गठन किया वर्ष 1977 में। अब इस समिति की सिफारिशें क्या थी? तो इस समिति ने, जैसा कि आपको पता है, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, लेकिन अशोक मेहता समिति ने कहा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया जाए। देखो, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर बताए पंचायती राज के, जबकि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के 2 स्तर ही लागू करने का। 2 स्तर कौन से? तो पहला कहा एक तो मंडल पंचायत, जिस प्रकार हम ग्राम पंचायत पढ़ते हैं उसका नाम उसने क्या दिया? मंडल पंचायत। और दूसरी दी जिला परिषद। एक तो इसने कहा मंडल पंचायत और एक कहा जिला परिषद। अब देखिए, मंडल पंचायत जो है वह पंचायत समिति को कहते हैं। किसको कहते हैं? पंचायत समिति। अशोक मेहता समिति जो बनाई उसने कहा कि आप द्विस्तरीय पंचायती राज को लागू करें। कितने स्तर को? द्विस्तर को, अर्थात 2 स्तर। और 2 स्तर कौन कौन से? हमने जब 3 स्तर देखे थे तब हमने देखा ग्राम पंचायत सबसे छोटा स्तर, उससे बड़ा पंचायत समिति और उससे बड़ा जिला परिषद। 3 स्तर होते थे, लेकिन इस समिति ने कहा 2 ही स्तर। तो इसने क्या किया? जो सबसे नीचे वाला स्तर जो ग्राम पंचायत है इसको हटा दिया और उसके ऊपर हमने इसने कह दिया मंडल पंचायत बनाई जाए और जिला परिषद बनाई जाए। क्लियर? अब देखो इस समिति के और क्या सुझाव दिए? इस समिति ने सुझाव दिया कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए, अर्थात पंचायत समितियां जो बनती है उसको कहते हैं मंडल पंचायत, उसका गठन किया जाए। और इसने सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 15 से 20 हज़ार हो तथा 10-15 गाँवों का समूह हो, उनको मिलाकर क्या कर दिया जाए? एक मंडल पंचायत का गठन किया जाए। जबकि त्रिस्तरीय हमने व्यवस्था देखी तो उसमें हमने देखा ग्राम पंचायत थी, पंचायत समिति थी और जिला परिषद थी। जबकि समिति ने कहा जिला परिषद तो है, पंचायत समिति उसने नाम दे दिया मंडल पंचायत, जबकि ग्राम पंचायत के समूह को जो है ग्राम पंचायत का जो स्तर था उसे पूर्ण रूप से समाप्त ही कर दिया। कौन सी समिति ने? अशोक मेहता समिति। और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जिला स्तर पर तो जिला परिषद का गठन कर देंगे और मंडल स्तर पर क्या कर दिया? मंडल पंचायत का गठन कर दिया। और कहा कि योजनाओं का जो निर्माण है, जो योजना बना रहे हैं वह जिला स्तर पर किया जाए, अर्थात योजनाओं का निर्माण कौन करेगी? जिला परिषद करेगी एवं उसका क्रियान्वयन मंडल पंचायत स्तर पर किया जाए, अर्थात जो योजनाएं बनानी है वो कौन बनाएगी? जिला परिषद बना देगी। और उन योजनाओं को किसके ऊपर थोपा जाए? मंडल पंचायत पर। किसने कहा ये सारी बात? अशोक मेहता समिति ने कही। अब देखो, और इसने और क्या कहा कि इस समिति के सुझाव दिया कि अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। बातों को ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया। उस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हमने बलवंत राय मेहता समिति लागू की। उस समिति ने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लगाया जाए। हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लगा दिया, लेकिन राजनीतिक संकट के कारण हमारी पंचायती राज व्यवस्था सफल नहीं हो पा रही। तो ऐसे में इस पंचायती राज व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया। इस अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तर के स्थान पर केवल 2 स्तर को ही लगाने का सुझाव दिया। और 2 स्तर कौन से? इन्होंने ग्राम पंचायत का जो स्तर था उसे पूर्ण रूप से हटा दिया और एक कहा पंचायत समिति, इसको इसने मंडल पंचायत का नाम दिया है, और एक कहा जिला परिषद का। इसके साथ साथ समिति ने सुझाव दिया कि जो योजनाएं बनानी है, जो प्लानिंग करनी है वो कौन करेगी? जिला परिषद करेगी। और जो योजनाएं हैं उनको लागू कौन करेगा? मंडल पंचायत पर थोप दिया जाए। और इसके साथ साथ इस समिति ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाए। क्या किया जाए? आरक्षण प्रदान किया जाए। तो आरक्षण का सबसे पहला सुझाव, आरक्षण को प्रदान करने का सबसे पहला सुझाव अशोक मेहता ने दिया था। क्लियर? हमने देखिए अशोक मेहता समिति की सिफारिशें। अब बात करेंगे अशोक मेहता समिति के क्या क्या सिफारिश जो थी, उसके क्या क्या प्रभाव हुए, उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो इस समिति ने क्या किया कि ग्राम पंचायत की संकल्पना जो थी, हमने जो पंचायत बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, उस ग्राम पंचायत की संकल्पना को ही समाप्त कर दिया था। किसने किया? अशोक मेहता समिति ने। अब ग्राम पंचायत की समाप्ति अगर कर देंगे तो पंचायती राज की संकल्पना की मूल इकाई ही समाप्त हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि पंचायती राज की जो संकल्पना जो थी, जो थ्योरी थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि नीचे से नीचे स्तर की, सबसे जो निचला स्तर है वहाँ की जनता को भागीदार बनाकर क्या करना? शासन करना।
जब अशोक मेहता समिति ने उस सबसे निचले स्तर को ही हटा दिया तो क्या पंचायती राज का सपना जो है वह साकार हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया कि पंचायती राज की मूल संकल्पना अर्थात जो मूल इकाई थी उसको ही समाप्त कर दिया। तो बात करें, इसलिए इस समिति की सिफारिश को नहीं माना गया। अर्थात इसका परिणाम क्या रहा कि समिति ने कहा कि भाई आप पंचायती राज के सबसे नीचे जो स्तर है ग्राम पंचायत उसको समाप्त कर दें। जबकि अगर पंचायती राज की बात ही करें पंचायती राज की ही, तो पंचायती राज का जो सबसे निम्न स्तर है, जो सबसे मुख्य स्तर है, वही ग्राम पंचायत होती है। और इस समिति ने ग्राम पंचायत को ख़त्म ही कर दिया, तो इसलिए इसकी सिफारिशों को नहीं माना गया, इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है सिफारिश किसने दी, सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दी और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। द्विस्तरीय में इसने मंडल पंचायत और जिला परिषद कहा। पंचायत समिति को इसने ग्राम पंचायत को इसने कोई उसमें शामिल नहीं किया। किसने? अशोक मेहता समिति ने। और अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया कि इसमें आरक्षण का प्रावधान रखा जाए। ध्यान रखें, आरक्षण का प्रावधान का सबसे पहला सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने दिया। अब तत्पश्चात अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को नहीं माना गया, तो सरकार ने क्या किया? जीवी.के. राव समिति बनाई। कौन सी समिति बनाई? जीवी.के. राव समिति बनाई। अब इस जीवी.के. राव समिति का गठन कब हुआ, किस प्रकार किया? तो देखिए कि सबसे पहले बात करेंगे गठन की। तो इस जीवी.के. राव जो समिति है इसका गठन योजना आयोग द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया और वर्ष 1985 में किया गया। कब किया इसका गठन? वर्ष 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया। अब योजना आयोग क्या होता है? तो थोड़ा सा हम एक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने देखा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। तो देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ योजना बनानी पड़ेगी, हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना है, किस प्रकार उनको विकास के पथ पर अग्रसर करना है। तो हमने देश के लिए एक योजना आयोग का गठन किया और यह योजना आयोग देश में अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाता था। क्या करता था? पंचवर्षीय योजना। तो इसी योजना आयोग की सिफारिश पर हमने क्या किया? देश में जीवी.के. राव समिति का गठन किया वर्ष 1985 में। सबसे पहले हमने पढ़ा बलवंत राय मेहता समिति, फिर हमने पढ़ी अशोक मेहता समिति, अब तीसरी समिति हम देख रहे हैं जीवी.के. राव समिति। इस समिति के उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन हेतु सुझाव देना। इसका उद्देश्य क्या था? कि गांवों के विकास के लिए सुझाव देना और उसके साथ साथ सुझाव देना कि गरीबी का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर जीवी.के. राव समिति की बात की, हमने देखा कि इसका गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास के लिए सुझाव देना और दूसरा उद्देश्य था गरीबी के निवारण के लिए सरकार को सुझाव देना कि किस प्रकार गरीबी का निवारण किया जा सकता है। क्लियर? अब बात करेंगे जीवी.के. राव समिति की सिफारिशों की कि इस समिति ने जो समिति बनाई गई, इसने क्या क्या सिफारिशें की, क्या क्या सुझाव दिए सरकार से। तो सबसे पहला सुझाव दिया कि इसने सुझाव कहा कि 4 स्तरीय व्यवस्था का गठन किया जाए। कितने स्तरीय? जीवी.के. राव समिति ने इस पंचायती राज के लिए कितने स्तर बताए? 4 स्तर बताए और कहा कि सारी जो शक्तियाँ है वह किसको दे दी जाए? जिला परिषद को दे दी जाए। किसको दे दी जाए? जिला परिषद। अब ये 4 स्तर कौन कौन से थे? तो सबसे पहला और सबसे निम्न स्तर अगर बात करें तो वह कहा ग्राम सभा, उससे ऊपर का स्तर कहा इन्होंने मंडल पंचायत, फिर कही जिला परिषद और कहा राज्य विकास परिषद। जिस प्रकार जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी उसी पंचायती राज व्यवस्था में अर्थात जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश 3 स्तर थे, उसमें इन्होंने एक स्तर और जोड़ दिया और वह था राज्य विकास परिषद। और इसके साथ साथ इन्होंने सुझाव दिया कि सारी जो शक्तियाँ है वह किसको दी जाए? जिला परिषदों को दी जाए। किसको दी जाए? जिला परिषदों को। तो ध्यान रखें कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो इसका सुझाव जीवी.के. राव समिति के द्वारा दिया। किसके द्वारा दिया गया? जीवी.के. राव समिति। आगे बात करेंगे एल.एम. सिंघवी समिति। हम आज समितियों के बारे में ही पढ़ेंगे। अगली समिति है आपके पास एल.एम. सिंघवी समिति। इसका गठन कैसे हुआ? तो इसका गठन ग्रामीण विकास विभाग की सिफारिश पर किया। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन ग्रामीण विकास विभाग की सिफारिश पर वर्ष 1986 में किया गया। किसका गठन किया गया? एल.एम. सिंघवी का। अब इस समिति से सिंघवी समिति बनाई, इस समिति ने सिफारिश क्या की, इस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए? तो इस समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। अर्थात आपने जो पंचायती राज का जो गठन कर दिया, हमने क्या किया कि सुझाव मांगे हर समितियों से और हमने सुझाव के परिणाम स्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू भी कर रखा था। जो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी अर्थात त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाए, उनको लागू किया, लेकिन भारत सरकार ने उनको संवैधानिक मान्यता नहीं दे रखी थी। उनको संविधान में किसी प्रकार की मान्यता नहीं दे रखी थी। तो जो हमने एल.एम. सिंघवी समिति बनाई, उस एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा कि आप सबसे पहले क्या करें कि जो पंचायती राज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं पंचायती राज की संस्थाएं अर्थात ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है,
इन सभी को आप क्या करें, संवैधानिक मान्यता प्रदान करें, इनके लिए कुछ कानून बनाएं। तो और कहा और सिफारिश की और सुझाव दिए कि पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, अर्थात जो धन है उस धन का आवंटन सीधा किसको किया जाए, उन पंचायती राज की समस्त संस्थाओं को कर दिया जाए। क्योंकि हमने देखा इससे पहले जितनी समितियाँ थी वो सारी समितियाँ सारे शक्तियाँ और अधिकार किसको दे रही थी, जिला परिषद को दे रही थी। लेकिन यह पहली समिति थी एल.एम. सिंघवी समिति। इसने कहा कि अगर आपको विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, तो पंचायती राज की समितियां जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को ही आर्थिक संसाधन अर्थात धन उपलब्ध करवाना चाहिए। ये सारे सुझाव किसके थे, एल.एम. सिंघवी समिति। उसके बाद एक समिति और गठित की गई और समिति का नाम था पी.के. थंगुन समिति। समिति का नाम क्या है, पी.के. थंगुन समिति। इस समिति का गठन वर्ष 1988 में किया गया। जैसा कि आपको पता है 1986 में हमने एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया और उसके 2 वर्ष बाद पी.के. थंगुन समिति का गठन किया। और समिति की सिफारिश क्या थी, तो इस समिति की सिफारिशों में सबसे पहली सिफारिश थी कि पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु संवैधानिक मान्यता देना। जैसा कि आपको पता है हमने पढ़ा कि एल.एम. सिंघवी समिति ने भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या करें, आप संवैधानिक मान्यता प्रदान करें, अर्थात उनको कानून का रूप देवे, उन्हें कानूनी अधिकार प्रदान करें। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि पी.के. थंगुन समिति ने भी यही सिफारिश की कि अगर आपको पंचायती राज को शक्तिशाली बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार देने पड़ेंगे, संवैधानिक मान्यता देनी। तो जब पंचायती राज के लिए एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थंगुन समिति दोनों समितियां क्या कह रही है, मान्यता दी जाए। तो इस प्रकार सरकार ने पी.के. थंगुन समिति एवं एल.एम. सिंघवी दोनों समितियों की सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने हेतु 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक को भारतीय संसद में रखा गया। देखो हमारे पास सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई। हमने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। लेकिन राजनीतिक संकट के कारण पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू नहीं हो पाई, है ना। तो इसको पुनर्गठित करने के लिए हमने अशोक मेहता समिति बताई। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज को सुझाव दिए। उसके बाद हमने बहुत सारी समितियां बनाई और जब हमने लास्ट में देखा कि हमारे पास समिति आई एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थंगुन समिति, और इन दोनों समितियों ने कहा कि अगर आपको पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, पंचायती राज को पूरे देश में सही ढंग से लागू करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं अर्थात जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत समितियां हैं, जो जिला परिषद आप गठित कर चुके हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज आप जो लागू कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए, आपको संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। किसने कहा, ये बात कही पी.के. थंगुन समिति और एल.एम. मेहता समिति। तो अब सरकार ने सोचा कि जब 2 समितियां एक ही प्रकार के सुझाव दे रही है तो क्यों ना हमें इन्हें संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने संविधान में एक संविधान संशोधन विधेयक रखा, क्योंकि हमने पंचायती राज को पहले से मान्यता दे रखी थी। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था, हमने देखा। लेकिन इनको जो संस्थाएं थी सिर्फ पंचायती राज ही जोड़ा, हमने उस समय पंचायती राज की संस्थाएं नहीं जोड़ी थी, पंचायती राज संस्थाएं बाद में जोड़ी गई। तो इन संस्थाओं को मान्यता देने के लिए 64वां और 65वां संविधान संशोधन लाए। हम संविधान में संशोधन का विधेयक लेके आए भारतीय संसद में। और इस आधुनिक पंचायती राज का जो स्वरूप है वह स्वरूप बी.एन. गॉडगिल ने प्रदान किया। किसे प्रदान किया, बी.एन. गॉडगिल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक पंचायती राज का स्वरूप किसने प्रदान किया, तो आधुनिक पंचायती राज का स्वरूप जो है बी.एन. गॉडगिल ने दिया था। क्लियर। अब इन विधेयकों में समस्त शक्तियों को केंद्र को देने का प्रावधान किया, कि जिस प्रकार हमने देखा कि हमने यहाँ पर जो है एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थंगुन समिति ने कहा कि आप पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को क्या कर दे, संवैधानिक मान्यता देते हैं। तो संवैधानिक मान्यता देने के लिए हमने 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के पास रखा। 2 विधेयक संसद में रखे। और विधेयक और कानून में क्या डिफरेंस होता है अधिनियम में, वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। हमने विधेयक जब संसद में रखा तो हमने उसमें सिफारिश की कि ये जो सारी शक्तियाँ हैं अर्थात पंचायती राज की जो शक्तियाँ हैं वह किसको दे दी जाए, केंद्र सरकार को दी जाए। पंचायती राज किसके नियंत्रण में कार्य करे, केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करे। तो जब केंद्र को दे देंगे तो क्या पंचायती राज सही ढंग से कार्य करेगा, क्योंकि हमने निचले स्तर की सरकार को संभालना है, तो क्या पंचायती राज कार्य करेगा। तो इस कारण क्या हुआ, संसद ने इस संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण क्या था कि जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार को दी जा रही। तो संसद ने इन संशोधन विधेयक को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर। तत्पश्चात वर्ष 1991 में अब संसद ने अस्वीकार कर दिया, भाई संसद हमें क्या करना है कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देनी थी। हमने 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक भी रखा संसद में, लेकिन हमने सुझाव दे दिया सरकार ने कि जो है इसके जो सारे अधिकार है वो किसको दे दी जाए, केंद्र सरकार को। इस कारण भारतीय संसद ने इन दोनों संविधान संशोधनों विधेयक जो थे उन दोनों विधेयकों को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया।
तो वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा सरकार द्वारा, कौन सी सरकार? पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 72वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया। देखो हमने क्या किया, 64वां और 65वां संविधान संशोधन रखा जिसको संसद ने अस्वीकार कर दिया। तो पुनः वर्ष 1991 में कब रखा गया? वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 72वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया। क्लियर? इस दौरान इस संविधान संशोधन विधेयक पर जांच करने हेतु, जब संविधान संशोधन विधेयक रखा हमने 72वां, तो इसके लिए संसद ने क्या कर दिया, इसकी जांच करवाई। और जांच करने के लिए संसद की संयुक्त प्रवर समिति का गठन कर दिया। संसद ने क्या कर दिया? संयुक्त प्रवर समिति का गठन कर दिया। अब संयुक्त प्रवर समिति होती क्या? सबसे पहली बात क्या, देखो जब ये प्रवर समिति एक दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिर्फ प्रवर समिति और एक होती है संयुक्त प्रवर समिति। तो जब बात करें संयुक्त प्रवर समिति की, तो संयुक्त प्रवर समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य? संसद के लोकसभा के भी सदस्य होंगे और संसद के राज्यसभा के भी सदस्य होंगे। और यह संयुक्त प्रवर समिति जांच करती है कि क्या यह विधेयक सही है अथवा नहीं, इस विधेयक का फायदा होगा अथवा नहीं, ये सारी जांच कौन करती है? संयुक्त प्रवर समिति। और बात करें केवल प्रवर समिति की, तो प्रवर समिति में केवल किसी एक सदन के ही सदस्य होते हैं और वह एक सदन के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? उस पर जांच करते हैं। क्लियर? तो जब राजीव गांधी सरकार के प्रस्ताव को, जो विधेयक जो रखा राजीव गांधी सरकार ने, वह सारा अस्वीकार किया जा चुका था। इससे पहले जो विधेयक रखे हमने संसद में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक, वह भी सरकार ने क्या कर दिया? संसद ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो हम 1991 तक पहुँचे और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 72वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा। लेकिन उसकी जांच करने के लिए क्या कर दी गई? संसद द्वारा एक समिति का गठन कर दिया गया और समिति का नाम क्या होती है? वो कौन सी समिति कहलाती है? तो वह संयुक्त प्रवर समिति कहलाती है। अब जब संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई, इस समिति ने जाँच की, तो संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया। संयुक्त प्रवर समिति ने वापस सुझाव दिया कि आपको एक नया विधेयक वापस संसद में रखना चाहिए। तो संयुक्त प्रवर समिति के सुझाव पर पीवी नरसिम्हा राव जो सरकार थी, उस सरकार ने 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा, जिसे संसद ने क्या कर दिया? 22 दिसंबर 1992 के दिन पारित कर दिया। हमने दो विधेयक रखे संसद के सामने, संयुक्त प्रवर समिति ने जांच की, पहले 72वां संविधान संशोधन विधेयक रखा, उसको जांच के लिए रख दिया। तो समिति ने वापस सुझाव दिया कि समिति ने क्या किया? उस बातों को मान लिया, है ना। तो परिणाम स्वरूप 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद में रखा गया, क्योंकि जब 72वां रखा था तो उसको जांच के लिए दे दिया, है ना। तो तब हमने नया विधेयक रखा संविधान संसद में वापस, वह था 73वें क्रम का और 74वें क्रम का। और इस 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन विधेयक को 22 दिसंबर 1992 के द्वारा भारतीय संसद ने क्या कर दिया? पारित कर दिया। क्लियर? और 73वें संविधान संशोधन में किसकी बात की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्वशासन का उल्लेख किया गया, अर्थात पंचायती राज का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? पंचायती राज का, ग्रामीण स्वशासन का। कौन से संशोधन विधेयक में? तो 73वें संविधान संशोधन विधेयक में। और ये कब पारित हुआ? तो ध्यान रखें, वर्ष 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा ग्रामीण स्वशासन को मान्यता दे दी गई। और 74वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, उसके द्वारा नगरीय स्वशासन अथवा शहरी स्वशासन को मान्यता दी गई। हमें देखिए, हमने यहाँ पर देखो स्वशासन की जो मान्यता दी गई, पंचायती राज को जो जोड़ा गया, उसका इतिहास देखा कि हमने देखा कि सरकार ने पहले 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाए, लेकिन हमने उसमें सुझाव दिया कि सारी शक्तियाँ किसको दे दी जाए? केंद्र को दे दी जाए। तो संसद ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, संसद ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 72वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया। और पीवी नरसिम्हा राव सरकार के जो विधेयक रखा गया 72वां, उस पर जाँच करने के लिए एक समिति बना दी गई। उस समिति ने जाँच की, अपनी रिपोर्ट बहुत समय बाद आई। तत्पश्चात उस समिति ने सारी जाँच सही पाई जाने पर पीवी नरसिम्हा राव सरकार से वापस सिफारिश की कि आप वापस पुनः क्या करें? संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखें। और जब तक यह विधेयक रखा था तो 72वें क्रम पर कोई और विधेयक पारित हो चुका था। तो जब विधेयक रखा तो वह 73वें और 74वें क्रम का था। कौन सा था? 73वें और 74वें क्रम का। और इस विधेयक को संसद ने क्या कर दिया? पारित कर दिया। कब किया? 22 दिसंबर 1992 को। और 73वें और 74 को पारित कर दिया। तो 73वें में तो उल्लेख किया गया है ग्रामीण स्वशासन का। 73वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, उसमें ग्रामीण स्वशासन अर्थात पंचायती राज का उल्लेख किया गया। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्वशासन का उल्लेख किया गया। क्लियर? तो संसद द्वारा पारित करने पर इसे राज्यों के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पंचायत राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची के विषय पर अब कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी।
लेकिन जब इसको भारतीय संसद ने पारित कर दिया तो भारतीय संसद ने क्या कर दिया, इसको राज्यों के पास अनुमोदन के लिए भेजा, राज्यों के पास स्वीकृति के लिए भेजा। और जब पंचायती राज क्यों भेजा, क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अतः इसे संवैधानिक मान्यता देने से पूर्व आधे से ज़्यादा राज्यों की स्वीकृति आवश्यक थी, क्योंकि हमने देखो पंचायती राज के लिए कानून जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, उसके लिए कानून तो संसद ने बना दिया। अब राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची पर कानून संसद ने बना दिया तो राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। और कितने राज्यों की, तो आधे से ज़्यादा राज्यों की स्वीकृति होना आवश्यक होती। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको राज्यों के पास भेजा और 17 राज्यों द्वारा इसका क्या कर दिया गया, अनुमोदन कर दिया गया। अर्थात भारत के 17 राज्यों ने इस संशोधन विधेयक को मान लिया, इस संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। तत्पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे शंकर दयाल शर्मा ने क्या कर दिया, 20 अप्रैल 1993 के दिन इस विधेयक को मान्यता दे दी और यह विधेयक क्या बन गया, एक कानून बन गया। क्योंकि जब राष्ट्रपति जब इस किसी विधेयक पर मान्यता दे देता है तो वह क्या बन जाता है, देश के लिए एक कानून बन जाता है। तो कौन सा विधेयक था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कब हुआ, तो 1992 में 22 दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति द्वारा उसे मंजूरी कब प्रदान की गई, तो 20 अप्रैल 1993 के दिन। कब प्रदान की गई, 20 अप्रैल 1993 के दिन। राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति में नाम आता है शंकर दयाल शर्मा का। इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने के पश्चात इस संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधान 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए। देखो, सबसे पहले विधेयक बनाया, विधेयक को संसद ने पारित कर दिया, राज्यों से अनुमोदन करवा दिया, तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। अब राष्ट्रपति ने जब स्वीकृति दे दी तो इस विधेयक के प्रावधान लागू किए गए और इस विधेयक के प्रावधान 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए। कब लागू हुए, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए। इस कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान में इस संविधान संशोधन विधेयक के जो प्रावधान हैं वह 23 अप्रैल 1994 को लागू। जब हम बात करें देश के स्तर की, तो देश में यह जो प्रावधान है वह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुए। कब हुए, 24 अप्रैल 1993 को। और सरकार ने सभी राज्यों को 1 वर्ष का समय दिया। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का समय दिया और कहा कि आप क्या करें, या तो 1 वर्ष के अंदर जो कानून बनाए हैं भारतीय संसद ने उनको स्वीकार कर ले, उन्हें लागू कर दे, अन्यथा स्वयं जो है 1 वर्ष के अंदर इसके लिए कानून बना दे। किसके लिए, पंचायती राज के लिए, ग्रामीण स्वशासन के लिए। क्लियर। तो उसके परिणाम स्वरूप हमने क्या किया कि राजस्थान की सरकार ने 23 अप्रैल 1994 के दिन इस पंचायती राज के जो अधिनियम थे, जो कानून थे, जो संविधान संशोधन किया गया, उस संविधान संशोधन को राजस्थान में लागू कर दिया। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और राजस्थान में लागू कब हुआ, तो 1 वर्ष बाद 23 अप्रैल 1994 को इसके प्रावधान लागू किए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।